Good morning, students. I hope everyone is doing well. Today, we are going to start the chapter of Principles of Management. So, straight away, we will start with the principles. Okay. The very first principle is principle of division of work. Right? As you can see in this picture, the entire work is divided into small units. In small parts. Each and every employee will get a part of the work. When he or she will do the work repeatedly, then they become specialist. पूरे काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है यहाँ. हर एक एम्प्लॉय, हर एक वर्कर से एक ही काम करवाया जाएगा. उनके क्वालिफिकेशन के बेसिस पर, उनके स्किल्स के बेसिस पर, उनके इंटरेस्ट के बेसिस पर. जब वो बार बार वही काम करेंगे, वो उस काम में विशेषज्ञ बन जाते हैं, एक्सपीरियंस बन जाते हैं, माहिर बन जाते हैं. यह है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क. ठीक है. अब चलिए देखते हैं इस प्रिंसिपल के पॉजिटिव साइड्स क्या क्या है. ठीक है. पहला पॉजिटिव साइड है स्पेशलाइजेशन. वही तो हमने बात किया. कोई भी काम हम अगर रिपीटेडली कर रहे हैं, बार बार हर दिन कर रहे हैं, उसमें हम माहिर बन जाते हैं, काफी ज्यादा बेहतर तरीके से उस काम को हम कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है. कोई ऊंच नीच नहीं होगी उस काम में जब हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा. इन दिस वे वी विल बिकम अ स्पेशलिस्ट. ये था हमारा पहला फर्स्ट पॉजिटिव इफेक्ट. अब दूसरा पॉजिटिव इफेक्ट देखिए है, बताया गया है इम्प्रूव्स एफिशिएंसी. शुरुआत में मैं किसी कंपनी को अगर ज्वाइन कर रही हूं, है ना, जब काम की शुरुआत होगी मेरी, उसमें गलतियां जरूर होंगी, क्योंकि उस वक्त मेरा एक्सपीरियंस ही नहीं होगा इसी वजह से. लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा, मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, मेरी गलतियां कम होंगी, मैं काम जल्दी खत्म कर पाऊंगी, वेस्टेज कम होगा, खर्चा कम होगा, एंड आई विल बी एन एफिशिएंट एम्प्लॉई. ये बताया गया है यहां पर. देखिए, एक पर्सन जितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, वो हर एक काम नहीं कर सकता. इसीलिए इस प्रिंसिपल के अनुसार किसी एक व्यक्ति से क्यों काम करवाया जाए, सबसे काम करवाया जाए, काम को बांट दिया जाए. ओके. तो ये बताया गया है इसके पॉजिटिव साइड में. अब चलिए देखते हैं इसके लिमिटेशंस क्या क्या है. देखिए, हम जितने भी प्रिंसिपल्स अभी हम पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स में, मतलब हर एक प्रिंसिपल में पॉजिटिव साइड भी देखेंगे हम, नेगेटिव साइड भी देखेंगे हम, बिकॉज वी नो दे आर टू साइड्स ऑफ ए कॉइन, हेड्स एंड टेल्स. उसी प्रकार से हर एक चीज से हमें फायदा भी मिल सकता है, उससे नुकसान भी मिल सकता है हमें. सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट है मोनोटोनी. When I will do a work repeatedly, the same work repeatedly, I will become lazy. I will lose my interest in that work. Definitely. बार बार वही काम मुझसे अगर करवाया जा रहा है हर दिन, मेरी इच्छा खत्म हो जाती है उस काम से, मुझे काम करने का मन नहीं होगा आगे जाकर. राइट. तो ये हमारा सबसे पहला नेगेटिव साइड था. दूसरा नेगेटिव साइड है lack of initiatives. What is the meaning of initiatives? Taking a new step forward, giving new suggestions, giving new ideas whatsoever. मैं at the age of 24 मैंने किसी कंपनी में काम करना शुरू किया,
और अप टू रिटायरमेंट मैं वही काम कर रही हूँ, कुछ और मैं सीख ही नहीं पाई, कुछ नया मैं कुछ सीख नहीं पाई। आई नेवर गॉट द अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग न्यू। उसी एक ही काम के दायरे में मैं सीमित होकर रह गई। So I lost the learning opportunity because I was doing the same work from the beginning till the retirement, till the time I got old. Okay. तो ये दूसरा नेगेटिव इफेक्ट था हमारा प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क का। आगे बढ़ते हैं, चलिए। प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी बिटवीन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक बैलेंस बनाया है। एक पलड़े पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरे पलड़े में ऑथोरिटी है। वो दोनों पलड़ा बराबर का होना चाहिए। पैरिटी का मतलब क्या होता है? पैरिटी का मतलब होता है बैलेंस। ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है? पावर टू टेक decisions. What is the meaning of responsibility? Obligation to complete a job on time. ऑथोरिटी को हम हिंदी में कहेंगे ताकत, है ना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम कहेंगे जिम्मेदारी। तो इस प्रिंसिपल के अनुसार, इस पिक्चर के अनुसार आप देख सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑथोरिटी दोनों का पलड़ा बराबर होना चाहिए। यही बात हम अभी समझेंगे इस प्रिंसिपल के जरिए। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी बिटवीन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैं एक मैनेजर हूं, मुझे पावर दिया गया है, आई हैव गॉट द ऑथोरिटी, ठीक है, काफी ज्यादा मुझे पावर दिया गया है कि मैं दूसरों को डांट सकती हूँ, अपने अंडर काम करते हुए वर्कर्स को डांट सकती हूँ, उनसे काम करवा सकती हूँ जब मन चाहे। लेकिन आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, मैं खुद का काम नहीं कर रही, ऑफिस में आराम फरमा रही हूं बस। क्या मैं एक अच्छी मैनेजर हूं? बिल्कुल भी नहीं। क्या मेरे अंडर काम करते हुए सबऑर्डिनेट्स मुझे रिस्पेक्ट कभी दे पाएंगे? कभी भी नहीं। दे विल ऑलवेज फील लाइक आवर मैनेजर इज नॉट वर्किंग, but she is only instructing us to work. ये सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वाइस वर्सा, और एक सिचुएशन, मैं अगर एक रिस्पॉन्सिबल मैनेजर हूं, मैं अपना काम बहुत अच्छे से कर रही हूं, बट आई डोंट हैव द पावर, मुझे उतना ताकत नहीं दिया गया, मेरे पास ताकत नहीं है कि मैं अपने अंडर काम करते हुए सबऑर्डिनेट्स को कुछ बोल पाऊं, उन्हें इंस्ट्रक्ट कर पाऊं, उन्हें गाइड कर पाऊं, उन्हें डांट पाऊं, उन्हें समझा पाऊं। आई डोंट हैव द राइट, आई डोंट हैव द पावर। इस केस में एक मेंटल प्रेशर आएगा मेरे दिमाग में जरूर कि मैं एक ऐसे ओहदे में हूं, मैनेजर के ओहदे में हूं, लेकिन मैं दूसरों से काम नहीं करवा पा रही हूं, मेरे सबऑर्डिनेट्स मुझे मान सम्मान नहीं देते, मैं उनसे काम नहीं करवा पा रही हूं, मैं खुद से भी काम नहीं कर पाऊंगी इस मेंटल प्रेशर की वजह से, खुद का काम भी मैं नहीं कर पाऊंगी। तो ये बताया गया है इस प्रिंसिपल में। अब देखते हैं इस प्रिंसिपल के क्या पॉजिटिव साइड हैं, क्या नेगेटिव साइड हैं। सबसे पहला पॉजिटिव साइड आप देख सकते हैं, नो मिसयूज ऑफ ऑथोरिटी। हम जानते हैं कि जितना ऑथोरिटी दिया जा रहा है उसी के बराबर का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए। कोई ऊंच नीच नहीं है यहाँ पर।
पावर ज़्यादा नहीं दिया गया मुझे, बराबर दिया गया है, तो पावर का मिसयूटिलाइजेशन मैं क्यों करूँगी? देयर इज़ नो चांस of misutilization of my own power. Help in meeting responsibilities or target on time without any delay. मेरे पास जितनी जिम्मेदारी है उसी के बराबर का पावर भी है मेरे पास। मैं खुद भी आराम से काम करवा पाऊंगी, दूसरों से भी आराम से काम करवा सकती हूँ। तो क्या कोई चांस है कि काम की समाप्ति नहीं होगी? काम जल्दी खत्म होगा और बहुत बेहतर तरीके से खत्म होगा इस केस में, बिकॉज आई एम डूइंग माई वर्क प्रॉपरली, ऑनेस्टली, and the workers who are working under me, I am properly instructing them, guiding them. They are following my orders and instructions. They are also doing the work, I am also doing the work. We will surely complete our task on time. ये बताया गया है यहाँ पर। Increase the confidence of employees. हर एक एम्प्लॉय को जितना पावर दिया जाएगा उसके बराबर की जिम्मेदारी भी मिलेगी। वो सारे लॉयल एम्प्लॉयज़, वो सारे ऑनेस्ट एम्प्लॉयज़ कॉन्फिडेंट फील करेंगे इस बात से। उनको लगेगा कि हाँ, हम बहुत बेहतर तरीके से काम करेंगे क्योंकि हमें पावर भी दिया जा रहा है जिम्मेदारी के साथ साथ। ये बताया गया है इस प्रिंसिपल के पॉजिटिव साइड में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं लिमिटेशंस की तरफ। लिमिटेशंस के बारे में मैंने पहले से आपको बता दिया था, ठीक है। अगर पावर ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, तो मैं उस पावर का गलत फ़ायदा उठा सकती हूँ। हर एक इंडिविजुअल जिसको ज़्यादा ताकत दिया जाता है, कभी ना कभी वो अपनी ताकत का गलत फ़ायदा ज़रूर उठाता है, ठीक है। मैं जिम्मेदार काफ़ी ज़्यादा हूँ, लेकिन उसी के बराबर के पावर नहीं है मेरे पास। इस केस में एक मेंटल प्रेशर आएगा मेरे ऊपर कि मैं दूसरों से काम नहीं करवा पाऊंगी, एंड फाइनली मैं खुद भी ढंग से अपना काम नहीं कर पाऊंगी। ये बताया गया है इसके लिमिटेशंस में। अब हम तीसरे प्रिंसिपल को समझने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब तो आप जानते ही हो, अनुशासन। स्कूल में जब हम थे, वी वर बाउंड टू फॉलो ईच एंड एवरी रूल, और जो रूल्स फॉलो नहीं करते थे उनको पनिशमेंट दिया जाता था, उनको सस्पेंड करवा दिया जाता था। याद होगा आप लोगों को, है ना। सो डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानना ही नहीं होता। यहाँ पर ओबीडियंस और रेस्पेक्ट फॉर ऑथोरिटी भी होना बहुत ज़रूरी है। हमारे ऊपर जो ऑथोरिटी, जो सुपीरियर्स काम कर रहे हैं, उन्हें हमें सम्मान देना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए। वी शुड बी ओबीडियंट। ये बताया गया है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन में। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर डिसिप्लिन नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन कभी भी नहीं कहलाएगी। इतना जान के रहो आप। इस प्रिंसिपल में ये भी बताया गया है कि देयर शुड बी अ सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। जो अच्छे एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, जो ईमानदार हैं, उनको रिवॉर्ड्स भी तो मिलना चाहिए। फंक्शंस क्यों किए जाते हैं? ताकि जो एम्प्लॉयज़ अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं उन्हें रिवॉर्ड्स मिले, उन्हें एप्रिसिएशन मिले, सो दैट दे विल फील मोटिवेटेड टू वर्क मोर हार्ड इन द फ्यूचर। और जिन्हें एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, जिनको रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहा है, उनके मन में ये बात आएगी कि हमें भी इस मुकाम में ज़रूर पहुंचना है।
यहाँ पर पनिशमेंट के बारे में भी बताया गया है। कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करना चाहते, जो अपनी मनमानी करना चाहते हैं। उनके मन में एक डर बिठाने के लिए कि अगर वो कोई काम गलत कर रहे हैं जाने अनजाने में, उन्हें पनिशमेंट ज़रूर मिलेगा, पेनल्टीज चार्ज किए जा सकते हैं, सैलरी को घटाया जा सकता है। प्रमोशन को बंद करवाया जा सकता है। ये कुछ तरीके हैं पनिशमेंट्स के, है ना। तो ये बताया गया है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन में। अब देखते हैं इस प्रिंसिपल के क्या फायदे हैं। A disciplined organization has a better reputation among the people. और यहाँ पर हम बोल सकते हैं competitive market। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में अनुशासन पालन किया जा रहा है, सारा काम सिस्टमैटिकली हो रहा है, एम्प्लॉयज और वर्कर्स अपने सुपीरियर्स को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो कॉम्पिटिटिव मार्केट में उस ऑर्गेनाइजेशन का ओहदा सबसे ऊंचा होगा। सारे कंपटीटर्स को पता होगा कि हाँ, इस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो किया जा रहा है। एक स्कूल में अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो क्या सिचुएशन होगा, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं ना। वो स्कूल कभी नहीं कहलाई जाएगी अगर वहाँ डिसिप्लिन नहीं होगा तो। वैसे ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ओके। इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़। सारे के सारे एम्प्लॉयज़ अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, अनुशासन के साथ काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनका एफिशिएंसी लेवल बढ़ेगा, उनके काम में उनकी तरक्की होगी। We know that only a disciplined person will achieve success in his or her life. हम डेली लाइफ में के बारे में बात करें, अगर एक व्यक्ति डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहा, अनुशासन के साथ अपना हर काम नहीं कर रहा, तो वो सक्सेसफुल कभी नहीं बन पाएगा। सिस्टमैटिक वर्किंग द ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, मैनेजर्स भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, मैनेजर्स को रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, सारा काम ठीक समय में खत्म हो रहा है, कोई गलतियां नहीं हो रही। ऑब्वियसली देयर विल बी सिस्टमैटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, दे विल श्योरली अचीव देयर टारगेट विद इन टाइम। ओके, ये बताया गया है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन में। अब चलिए देखते हैं इस प्रिंसिपल के लिमिटेशंस क्या क्या हैं। देयर मे बी डिसओबीडियंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बाय एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज के मन में अगर कोई डर भय नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करना है, तो वो थोड़ी ना ओबीडियंट रहेंगे। सेकेंड पॉइंट, डिक्लाइन इन द रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज। एक ऑर्गेनाइजेशन में अनुशासन नहीं है, वो कभी भी कॉम्पिटिटिव मार्केट में सबसे ऊपर का ओहदा कभी भी अचीव नहीं कर पाएगी। रेपुटेशन बहुत खराब हो जाएगा उस कंपनी का। एम्प्लॉयज भी और एफिशिएंट नहीं रहेंगे, चांस ही नहीं है यहाँ पर। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन द एब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन। देखिए, हर एक वर्कर को किस प्रकार से रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करना है, रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है, मशीन को कैसे इस्तेमाल करना है, इन सब चीज़ों का प्रॉपर मैनुअल समझाया जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए जाते हैं। लेकिन अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस ही नहीं रहेंगे तो ये वर्कर्स तो अपनी मनमानी से काम करेंगे, जैसा मन हुआ वो रिसोर्सेज को वैसे इस्तेमाल करेंगे। देयर विल बी अ लॉट ऑफ वेस्टेज जनरेटेड because there are no rules and regulations.
मशीन खराब करेंगे वो लोग और कुछ नहीं। डिले इन वर्क ड्यू टू लैक ऑफ डिसिप्लिन। यहां हम देख रहे हैं कि जो हमारे वर्कर्स हैं सुपीरियर्स को मान सम्मान नहीं देते, तो डर थोड़ी ना रहेगा उनके मन में कि काम जल्दी खत्म करना है, आज टारगेट जैसे भी अचीव करना है। मन होगा तो काम करेंगे, नहीं होगा तो नहीं काम करेंगे। इस प्रकार का बिहेवियर देखा जाएगा, ये बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, principle of unity of command. Our fourth number principle is principle of unity of command. ठीक है, इस डायग्राम से, इस पिक्चर से आप कुछ ना कुछ तो आइडिया ले ही सकते हो that there is one superior who is guiding the subordinates, right? So according to this principle, an individual employee should receive orders from one superior at a time, and that employee should be answerable to that superior. इस प्रिंसिपल के अनुसार एक एम्प्लॉय के ऊपर सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए जो उसे ऑर्डर दे, इंस्ट्रक्शंस दे, और वो एम्प्लॉय रिपोर्ट किसे देगा? उसी एक बॉस को। ओके, अगर एक एम्प्लॉय है तो उसे गाइड करने के लिए सिर्फ एक ही बॉस का होना जरूरी है। अगर यहां पर 5-6 बॉसेस रहेंगे तो, अगर यहां पर 5-6 बॉसेस रहेंगे तो वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं किसका बात पहले सुनूं, किसके ऑर्डर को मैं सबसे पहले एग्जीक्यूट करूं। और एक प्रकार से देखा जाए तो उसे बहाना भी मिल जाएगा काम नहीं करने का। पहले बॉस से बोलेगा अरे सर मैं तो दूसरे बॉस का काम पहले कर रहा था, दूसरे बॉस को बोलेगा अरे सर मैं तो तीसरे बॉस का काम कर रहा था। काम चोरी का एक बहाना मिल जाएगा यहां पर, है ना? तो यही बात बताया गया है इस प्रिंसिपल में। ठीक है, इस प्रिंसिपल के पॉजिटिव साइड क्या है देखते हैं। देयर इज नो कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ सबऑर्डिनेट्स। एम्प्लॉयज के मन में कोई कंफ्यूजन वाली बात होगी ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि किस बॉस का ऑर्डर उन्हें सुनना है, मानना है। ओके, एफिशिएंसी ऑफ द सबऑर्डिनेट्स इंक्रीजेस। अगर मैं एक एम्प्लॉय हूं, मेरे मन में कोई भी डाउट है काम करते वक्त, काम में भी कोई अगर कोई परेशानी हुई, मुझे पता है कि मुझे किससे बात करनी चाहिए, कौन मेरे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल सकता है, एंड दैट विल बी माई वन बॉस। वहीं पर अगर 5-6 बॉसेस होंगे तो मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगी कि मुझे किससे पूछना चाहिए। और अगर मैं सबसे पूछूंगी तो सबके सॉल्यूशंस का अलग अलग कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन रहेगा। आई विल गेट कंफ्यूज्ड टू whom शुड आई लिसन टू, और एफिशिएंसी कभी भी नहीं बढ़ेगा इस केस में मेरा। बेटर परफॉर्मेंस एट सबऑर्डिनेट्स रिसीव्स ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस वन सुपीरियर ओनली। परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होगा मेरा, क्योंकि मैं एक ही बॉस का बात सुन रही हूं, वो मुझे गाइड कर रहा है, वो मुझे सपोर्ट कर रहा है, मेरे सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर रहा है वो। ओके, नो ईगो क्लैशेस। जहां पर ज्यादा बॉस हो जाते हैं वहां पर उनके बीच में दरार जरूर आती है। 5-6 बॉसेस होंगे, उनके बीच में झगड़ा शुरू हो जाएगा कि नहीं मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा है तो मैं पहले ऑर्डर दूंगा, मेरे ऑर्डर्स पहले एग्जीक्यूट किए जाएंगे। किसी का कहना ये होगा कि नहीं मेरा ज्यादा क्वालिफिकेशन है इसलिए मेरा ऑर्डर्स पहले सुनना चाहिए। तो इस प्रकार से इन सभी बॉसेस के बीच में झगड़ा जरूर होगा।
ये बताया गया है इस प्रिंसिपल में। अब ये प्रिंसिपल ना हो तो क्या होगा? कंफ्यूजन रहेगा हम हमेशा एम्प्लॉय के मन में कि किस बॉस का बात मैं सुनूं, क्योंकि वहां पर तो 5-6 बॉसेस रहेंगे। देयर विल बी कंफ्यूजन, राइट? इट रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स। 5-6 बॉसेस रहेंगे तो वो 5-6 बॉसेस मुझसे तो काम करवा पाएंगे नहीं, ना मैं खुद काम करूंगी, तो एफिशिएंसी कहाँ आया यहाँ पर? वो जो ऑर्डर्स देंगे वो 5 के 6 बॉस, मैं उनको एग्जीक्यूट कर नहीं पाऊंगी। तो यहाँ पर दोनों सिचुएशन लूजिंग है, कोई विन विन सिचुएशन ही नहीं है यहाँ पर। इट विल बी डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक बॉस मुझे काम देंगे, आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड कि मैं किसका बात सुनूं किसका बात ना सुनूं। जिम्मेदारी मैं कैसे निभाऊंगी अगर मुझे पता नहीं कि किसका बात मुझे पहले सुनना है, किसका काम मुझे पहले करना है। ईगो प्रॉब्लम्स जरूर आएंगे यहाँ पर, ठीक है? इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज के लिए हम इन्हीं 4 प्रिंसिपल्स के बारे में बात किए। आगे की प्रिंसिपल्स के बारे में हम फिर डिस्कस करेंगे। कोई भी डाउट होगा हम इसे ज़रूर क्लैरिफाई करवाएंगे, ठीक है?